हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसको एमसीक्यू के माध्यम से भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, तो इस चैप्टर में दिया गया है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और लोकतंत्र किस शब्द से बनी है, लोकतंत्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और फिर लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। और फिर कुछ उदाहरण दिया है अलग अलग देशों के बारे में कि किन किन देशों में लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र है इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम उन्हीं बिंदुओं को कवर करेंगे जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहले देखिए, यहाँ पे दिया है कि एक परिभाषा दिया है और ये परिभाषा किसके अनुसार है, तो ये परिभाषा जो है ये अब्राहम लिंकन के अनुसार है। अब्राहम लिंकन ये जो लोकतंत्र की परिभाषा दिया है ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया है, ये दिया है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र क्या है, तो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। और ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो लोकतंत्र है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं और ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये किस शब्द से बना है, तो ये जो यूनानी भाषा है उसके डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ क्या होता है, तो डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है। तो डेमोक्रेसी जो है ये यूनानी शब्द से बना है और यूनानी शब्द के डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। और इस प्रकार जो डेमोक्रेसी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि लोगों का शासन। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया था, तो परिभाषा के आधार पर विशेषता के बारे में दिया है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र आखिर किसको कहते हैं, तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो शासक होते हैं, जो कि शासन लोग करते हैं, तो इनमें शासकों का चुनाव कौन करता है, तो शासकों का जो चुनाव होता है ये वहाँ की जनता करती है। तो ये लोकतंत्र की एक विशेषता हो गई। अब देखिए, अलग अलग देशों के बारे में दिया है कि कहाँ कहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था है। तो जैसे पहले देखिए, यहाँ पे म्यांमार के बारे में दिया है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। तो पहले यहाँ पे दिया है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। तो इससे आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जो म्यांमार है यहाँ पे सैनिक शासन रहा है, तो जो सैनिक शासन है इनका चुनाव लोगों ने नहीं किया है, मतलब म्यांमार में लोकतंत्र नहीं है। और फिर पिनोसे, जिसको कि चिले भी कहा जाता है, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, मतलब कि जो पिनोसे है जिसको कि चिले भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भी जो तानाशाह होते हैं, जो कि शासक होते हैं, तो इनका चुनाव भी लोग नहीं करते, वहाँ की जनता नहीं की है, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है। और फिर अगला है कि जो सऊदी अरब देश है वहाँ के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। तो जो सऊदी अरब है वहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब कि जो राजा का बेटा होता है वही राजा बनता है। तो राज परिवार में जन्म लेने के कारण जो वहाँ के शाह लोग होते हैं वहाँ पे शासन करते हैं। तो इन तीनों ही देशों में जो है ये लोकतंत्र नहीं है। म्यांमार में सैनिक शासन है और पिनोसे, जिसको कि चिले कहा जाता है, यहाँ पे तानाशाहों का शासक है। और फिर सऊदी अरब जो देश है यहाँ पे शाह लोगों का शासन है, जो कि राज परिवार में जन्म लेते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे एक राजतंत्री व्यवस्था है। तो इन तीनों ही देशों में लोकतंत्र नहीं है।
जैसे कि देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन-कौन से देश में लोकतंत्र है? तो आप लोगों को जब ये देश के नाम मालूम रहेंगे तभी तो आप लोग बता पाएँगे ना कि कहाँ-कहाँ पे लोकतंत्र है और कहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो आप लोग इन देशों को याद रखिएगा कि जो लोकतंत्र है ये कहाँ-कहाँ पे है और इन तीनों देशों में लोकतंत्र नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए दिया है कि पाकिस्तान के बारे में दिया है और फिर देखिए जैसे कि कुछ विशेषताएँ दी गई थी, तो जो लोकतंत्र होता है तो इसमें ये वो मतलब कि निर्णय करना होता है कि जो शासक है, वो शासक कौन होता है, शासक किसको कहा जाता है। तो जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वही शासन करते हैं तो उनको ही शासक कहा जाता है। और जो चुनाव होते हैं लोकतंत्र में ये चुनाव प्रणाली क्या होती है तो उनको लोगों के द्वारा चुने हुई जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यही जो होते हैं ये शासन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं, तो इसमें जो शासकों का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा की जाती है। तो इसको हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि जो लोकतंत्र है इसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। आगे फिर यहाँ पे देखिए परवेज़ मुशर्रफ के बारे में दिया है जो कि पाकिस्तान के मतलब सेना के एक हेड था, तो उसके बारे में दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तो जो वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ जो कि सेना का एक तरह से हेड था, तो उन्होंने 1999 में सैनिक तख्तापलट कर दी। मतलब कि वहाँ पे सैनिक शासन को एक तरह से लागू कर दिया और उन्होंने जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी, इस लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। तो परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पे जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी तो उसको एक तरह से मतलब कि उसको गिरा दिया और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और बाद में जब वहाँ पे विरोध होने लगा तो उन्होंने बाद में जो परवेज़ मुशर्रफ था तो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा कर के अपना कार्यकाल जो है ये 5 साल के लिए बढ़वा लिया। मतलब जब वहाँ पे विरोध होने लगा तो जो परवेज़ मुशर्रफ था उसने जनता के द्वारा एक जनमत संग्रह करा लिया और जनमत संग्रह वो जानबूझ कर के झूठा मतलब दिखावा करके ऐसा करवाया था, धोखेबाज़ी से करवाया था क्योंकि वहाँ जो जनता थी, वो परवेज़ मुशर्रफ को पसंद नहीं कर रही थी। तो इस तरह से उन्होंने धोखेबाज़ी मतलब गड़बड़ियाँ करा करके, धोखाधड़ी करके वहाँ पे उसने जनमत संग्रह करा लिया और ये दिखा दिया कि हमने तो जनमत संग्रह हमको तो जनता ने चुना है। और फिर इसके बाद फिर अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। तो मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ था, ये किस आर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया? तो ये जो है पाकिस्तान के संविधान को लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के ज़रिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ के संविधान को ही बदल दिया और इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। जैसे कि भारत में होता है कि वो लोकतंत्र और फिर विधानसभा होता है, तो वहाँ पे भी जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियाँ हैं, तो उन्होंने उसमें मतलब कि संविधान जो है उसमें ऐसा संशोधन कर दिया कि और इस संशोधन के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं, ये राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब कि इतना पावर राष्ट्रपति के पास दे दिया गया। और फिर आगे है कि मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके कि ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। मतलब कि जो वहाँ का मंत्रिपरिषद है, इसके कामकाज पर भी जो वो परवेज़ मुशर्रफ था, इसके सेना के ही सदस्यों की निगरानी रहती है। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। मतलब कि वहाँ पे चुनाव ही हुआ और जनता ने उस चुनाव में भाग भी लिया। लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता थी वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही था। तो यहाँ पे ही जो लोकतंत्र की विशेषता है इसी के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि जो लोकतंत्र है इसमें जो पाकिस्तान है यहाँ पे लोगों ने चुनाव में भाग भी लिया और
चुनाव में भाग लिया और जो प्रतिनिधि हैं इनको कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है शासन करने की ये सेना के पास थी। तो इसलिए इसको जो है ये लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लोकतंत्र है ये इसमें असली जो पावर होती है, ये जो असली पावर होती है शासन करने की, ये जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इनके पास होना चाहिए, न कि जो सेना के सर्वोच्च होते हैं उनके पास होनी चाहिए। आगे फिर देखिए दिया है कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं ये वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, और वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई जो संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता जो होती है वह उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें कि जनता ने नहीं चुना। तो लोकतंत्र की क्या मतलब विशेषता हो गई कि लोकतंत्र उसे ही कहा जाता है जिसमें कि असली जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, ये उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिसको कि जनता ने चुना है, तभी हम उसको लोकतंत्र कह सकते हैं। जैसा कि देखिए वहाँ पे पाकिस्तान में हुआ कि वहाँ पे जो चुनाव भी हुआ, और वहाँ पे चुनाव में वहाँ की जो जनता है उसने भाग भी लिया, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनरल परवेज मुशर्रफ और सेना के पास थी। तो इसलिए हम उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना था उनके पास तो शासन करने की शक्ति ही नहीं थी। उनके पास जब शासन करने की शक्ति नहीं थी तो उसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर सीरिया के बारे में थोड़ा सा दिया है कि जो सीरिया है ये पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। तो सीरिया कहाँ का देश है? तो ये सीरिया जो है ये पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है, और वहाँ पर शासक बाथ पार्टी और कुछ उसकी सहयोगी पार्टियों का ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। और जो ये कार्टून है ये चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है। तो जो सीरिया है ये पश्चिम एशिया का देश है, और वहाँ पे केवल एक ही पार्टी जिसका नाम है शासक बाथ पार्टी। तो इस बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। तो जब एक ही पार्टी हमेशा शासन कर रही है तो उसको भी हम लोग जो लोकतंत्र है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जब एक ही पार्टी है तो फिर जो जनता है वो किसको चुनेगी? वो तो उसी को चुनेगी। तो जो लोकतंत्र है इसमें एक से अधिक पार्टियों का होना ज़रूरी है, जिससे कि जो जनता है वह अपने मनपसंद की पार्टी को चुन सके और उसके अनुसार अपना सरकार बनाने का निर्णय कर सके। तो जो पश्चिम एशिया का देश सीरिया है तो वहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सीरिया है यहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन है। और ये इस पार्टी का क्या नाम है? तो इस पार्टी का नाम है बाथ पार्टी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो बाथ पार्टी है ये कहाँ की मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था है। तो ये जो पार्टी है ये सीरिया का एक शासन करने वाली पार्टी है। और यही चीज़ जो है जो एक ही पार्टी वाला है तो ये मेक्सिको और चीन पे भी लागू होता है। चीन और मेक्सिको में भी केवल एक पार्टी का ही शासन है, तो वहाँ पे भी इसको भी लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होती है ये लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो इन सभी का यही निष्कर्ष है कि जो लोकतंत्र है इसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो ये जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होनी चाहिए ये जो जनता प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है उनके पास होनी चाहिए। आगे फिर चीन के बारे में दिया है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं कि चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाइबियाओ दाहुई कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को थोड़ा सा भी याद रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से हल कर सकते हैं ऑप्शन देख करके। तो इसका नाम जो है ये चाइनीज़ भाषा है तो इसका नाम कुछ अलग सा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और फिर जो चीन की संसद है यहाँ पे प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो जो चीन है वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो वहाँ पे 5 वर्षों के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं।
और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। जो वहाँ की संसद है चीन की, तो वहाँ के संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 300 सदस्य आते हैं, 3000 सदस्य आते हैं, और इसमें से कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। मतलब वहाँ पे जब चुनाव होता है तो जो भी उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट जो वहाँ की पार्टी है, उस पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। अगर उस पार्टी ने मंजूरी दी तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं, और जो सरकार है वो सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो जब सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही, जब एक ही पार्टी की हमेशा सरकार बन रही है, तो उसको हम लोग कैसे लोकतंत्र कर सकते हैं? जब उसमें लोगों को, अपने शासकों को अपने ऑप्शन है ही नहीं, तो लोग किसको चुनेंगे? केवल एक ही पार्टी है तो लोग उसी को चुनेंगे, तो इसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ की एक से अधिक पार्टियाँ हो, और जो जनता है वो स्वतंत्र रूप से अपने जो मनपसंद उनका नेता है उनको चुन सके। तो उस तरह के जो देश होते हैं उनको ही हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। अब देखिए अगला उदाहरण फिर मैक्सिको के बारे में दिया है। तो मैक्सिको के बारे में क्या दिया है? जो मैक्सिको देश है ये 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे यही आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिको है ये 1930 में आज़ाद हुआ था, और फिर वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? तो वहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये 6 वर्षों के बाद होता है। चीन में देखिए, चीन में 5 वर्षों के बाद होता है, और जो मैक्सिको देश है यहाँ पे 6 वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो मैक्सिको देश है यहाँ पर कभी भी फौजी शासन या फिर तानाशाही नहीं आई। जो मैक्सिको देश है यहाँ पे फौजी शासन नहीं आया, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि म्यांमार है यहाँ पे फौजी शासन है, और फिर जो पाकिस्तान देश है यहाँ पे भी सेना का शासन रहा है। लेकिन ये जो मैक्सिको देश है यहाँ पे कभी भी फौजी शासन या फिर तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में जो पीआरआई, वहाँ की एक पार्टी का नाम है पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही हमेशा जीत मिलती है। मतलब वहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ भी भाग लेती हैं। जो चुनाव वहाँ पे कराए जाते हैं तो इसमें विपक्षी दल भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, पर यहाँ पे कभी भी उन्हें जीत नहीं हासिल होती, क्योंकि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जो जीत है ये पीआरआई, जो कुख्यात पार्टी है वहाँ की, उसी को मिलती है। तो इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब एक ही पार्टी को, वहाँ पे मतलब अलग अलग पार्टियाँ भी हैं, लेकिन जो एक ही पार्टी जिसको कि पीआरआई कहते हैं, ये हर तरह के हथकंडे अपना करके उस चुनाव में जीत हासिल कर लेती है। तो इस तरह से इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो मतलब कि जो लोगों को चुनने की जो शक्ति होती है ये एक तरह से सबके पास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र है वहाँ पे जो अन्य दल हैं, इन सभी दलों को एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए कि चुनाव में हार जीत, पास फेल, इसका एक तरह से समान अवसर उपलब्ध हो, न कि केवल एक पार्टी ही जो है ये गलत सही तरीके के हथकंडे अपना करके हर चुनाव में जीत हासिल करे। तो इसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो लोकतंत्र है, ये जो चुनाव जब होते हैं तो ये निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनके लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हों। मतलब कि जो सत्ता में इस समय जो सरकार अभी वर्तमान में सत्ता में है, ये भी उस चुनाव में जीत भी सके और हार भी सके। तो जो जितनी पार्टियां हैं इन सबको समान अवसर उपलब्ध हों, तभी इसको हम लोग लोकतंत्र कह सकते हैं, न कि केवल एक ही पार्टी अगर हर तरह के हथकंडे अपना करके गलत सही अगर उस चुनाव में जीत हासिल करती है तो उसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। जो लोकतंत्र है इसमें जीत हार के हमेशा समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, तो उसको हम लोग लोकतंत्र कह सकते हैं। आगे देखिए दिया है कि जो सऊदी अरब देश है यहाँ पे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 2015 के बाद मिला है। 2015 तक वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो 2015 से वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार मिला है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान
मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। और फिर अगला पॉइंट है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो जो फिजी है, फिजी एक देश का नाम है, वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है, तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का जो महत्व होता है, ये जो भारतीय मूल के निवासी हैं इनके वोट के महत्व से उनका वोट ज़्यादा होता है। तो इसको भी लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है, आगे फिर देखिए दिया है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो किसी भी लोकतंत्र देश में अगर वहाँ की जनता वोट दे रही है तो हर नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के वोट का एक बराबर मूल्य होना चाहिए, न कि जो वहाँ की स्थानीय जनता है उसके वोट का मूल्य अधिक होना चाहिए और जो मतलब विदेशी नागरिक हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उनके वोट का मूल्य कम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ के जितने भी नागरिक हैं तो उन सभी नागरिकों के वोट का मूल्य एक ही समान होना चाहिए। तो उसको हम लोग लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। आगे फिर देखिए जिम्बाब्वे के बारे में दिया है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों को शासन से मुक्ति मिली। तो जो जिम्बाब्वे है इसको आज़ादी कब मिली थी? तो जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ और फिर उसके बाद देश पर जानो बीएफ दल का राज है, जिसने कि देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। तो वहाँ पे जिम्बाब्वे में किस दल का शासन है? तो जिम्बाब्वे में जानु बीएफ दल का राज है। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु बीएफ दल ही जीतता था। तो मतलब जिम्बाब्वे जो देश है यहाँ पे भी नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक ही पार्टी जिसका नाम है जानु बीएफ दल। तो आप लोग इस पार्टी का नाम याद रखिएगा कि अलग अलग देशों में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं। तो यहाँ पे जो जिम्बाब्वे देश है यहाँ पे भी केवल एक ही पार्टी का शासन है। तो एक ही पार्टी का शासन है तो इसको भी हम लोग लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा कि जो कौन-कौन से देश हैं जहाँ पर कि लोकतांत्रिक देश है। जैसे कि देखिए जिम्बाब्वे देश हो गया, मेक्सिको, चीन या फिर म्यांमार। तो इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कि यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन होता है। तो एक ही पार्टी का शासन होने की वजह से इसको हम लोग लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। आगे फिर दिया है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और एक ऐसा कानून भी था जो कि राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। मतलब वहाँ पे जिम्बाब्वे में सरकार विरोधी वहाँ पे प्रदर्शन नहीं हो सकता था और इन जो भी प्रदर्शन कर रहा था तो इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और एक ऐसा कानून भी था जो कि राष्ट्रपति की आलोचना को सीमित करता था, मतलब कि वहाँ पे राष्ट्रपति की कोई आलोचना भी नहीं कर सकता था और टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। तो इसको हम लोग लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक देश उसे कहते हैं जिसे कि जहाँ की मतलब कि वहाँ की जनता होती है तो वह अगर सरकार कोई कमी है तो उसको एकदम खुले रूप से उसको प्रदर्शित कर सके, तो उसको हम लोग लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। जो लोकतांत्रिक देश होता है यहाँ पे हर फैसले जो होते हैं ये लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े हुए कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान के द्वारा दी जाती है। तो जो लोकतांत्रिक देश है यहाँ पे जितने भी मतलब कि निर्णय लिए जाते हैं ये काफ़ी विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं उस पद से जुड़े हुए अधिकार और जिम्मेदारियां उनको संविधान के द्वारा दी जाती हैं। तो जो एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो जो लोकतांत्रिक देश है ये संवैधानिक कानूनों जो कि संविधान ने कानून बनाया है उस कानून और नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, मतलब कि जो जब शासन करती है सरकार तो नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और एक संवैधानिक दायरे में रहकर ही शासन करती है। तो इन सभी चीज़ों को लोकतांत्रिक देश में ध्यान रखा जाता है। आगे फिर देखिए लोकतांत्रिक देश की विशेषताओं के बारे में दिया है कि कौन-कौन सी विशेषताएं होती है। जो एक लोकतांत्रिक देश होता है तो उसमें कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि देखिए पहला इसमें है कि लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि
जो लोकतांत्रिक देश है इसमें लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। तो जो लोकतांत्रिक देश होता है तो इसमें फैसले करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसमें जो प्रमुख फैसले जो लिए जाते हैं तो ये जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं इनके पास होना चाहिए। और फिर चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है ताकि वे चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। मतलब कि जो लोकतांत्रिक देश है तो इसमें इतने मतलब विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं कि अगर वे चाहे तो अन्य पार्टी को भी शासन में ला सकें। और फिर अगला पॉइंट है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। जो ये विकल्प हो तो ये सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, ना कि केवल एक ही पार्टी जो है ये कई तरह के मतलब कि हथकंडे अपना करके केवल एक ही पार्टी जीत हासिल करे, तो इसको लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। और फिर अगला पॉइंट है कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो एक तरह से इसकी विशेषताएं हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है इसमें जो निर्णय प्रक्रिया है, जो शासन के द्वारा जो शासन में निर्णय लिए जाते हैं तो ये किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इनके द्वारा लिया जाना चाहिए। और जो लोकतांत्रिक देश है इसमें निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। मतलब कि जितनी भी पार्टियां होती हैं चुनाव में, जो जितनी पार्टियां होती हैं तो इनको एकदम समान रूप से अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और लोगों को इतनी मतलब विकल्प उपलब्ध हो कि लोग स्वतंत्र रूप से अपने पार्टी का चुनाव कर सके कि हमको इस पार्टी की सरकार को लाना है। तो इस तरह से ये एक लोकतांत्रिक देश की जो है ये विशेषताएं हैं। आगे फिर है कि लोकतंत्र ही क्यों, मतलब कि लोकतंत्र ही ऐसा, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं कि जिससे कि लोकतंत्र को ही अधिक से अधिक पसंद किया जाता है। यहाँ पे देखिए पहले दिया है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, मतलब कि लोकतंत्र में भी कुछ कमियां होती हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में आखिर कौन कौन सी कमियां होती हैं। तो देखिए पहले है कि लोकतंत्र में जो है ये नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो यहाँ पे नेता बदल जाते हैं। जो सत्ता में जो मौजूदा सरकार है अगर ये बदल जाती है तो दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो इससे इस लोकतांत्रिक देश में एक तरह से अस्थिरता पैदा होती रहती है। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है और यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। मतलब कि लोकतांत्रिक देश जो होते हैं यहाँ पे हमेशा राजनीतिक लड़ाई होती रहती है और जो शासक मतलब जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं ये भी सत्ता में आने के लिए तरह तरह के अपना प्रचार प्रसार करती रहती हैं और फिर जो मौजूदा सरकार है इसकी कमियों को निकालती रहती हैं। और फिर यहाँ पे केवल राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं और चुनाव जीतने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकारों में जो फैसले होते हैं इनमें बहुत सारा विचार विमर्श होता है, तो इनमें जो फैसले आते हैं ये देरी से आते हैं। और फिर अगला है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जो नेता चुने गए होते हैं इनके पास मतलब कि जो नेता लोकतंत्र में चुने गए होते हैं इनको आम जनता की ज़रूरतों के बारे में पता ही नहीं होता है कि जो आम जनता है इसकी ज़रूरत क्या होती है। ये सत्ता में तो चुन करके चले जाते हैं और फिर ये लोग अपने मनमानी करते हैं। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की जो है ये विपक्ष में इनके तर्क हैं कि लोकतंत्र की क्या-क्या कमियां हैं। और फिर अगली कमी है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं चुनाव प्रक्रिया से पहले बहुत सारे प्रचार प्रसार किए जाते हैं और इसमें बहुत सारा जो पैसा है ये खर्च होता है, तो इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। तो लोकतंत्र जो होता है ये बहुत ही खर्चीली प्रणाली है। आगे फिर है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें इतनी कमियां होने के बावजूद भी जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है ये दूसरों से बेहतर है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ये अधिक जवाबदेही वाला होती है। मतलब कि इसमें जो शासक होते हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इस तरह से
या दूसरे शासन प्रणालियों से ये बेहतर होता है। आगे फिर है कि लोकतंत्र का आधार जो होता है, ये लोकतंत्र का आधार क्या होता है, तो ये चर्चा और बहसें होती हैं। मतलब कि कोई भी निर्णय होता है तो चर्चा और विचार विमर्श के बाद ही कोई भी निर्णय आता है। आगे फिर है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। मतलब कि लोकतंत्र में बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, तो इस तरह से इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। और फिर लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। मतलब कि लोकतंत्र में अगर मतभेद होते हैं और कोई भी टकराव होते हैं, तो इसको आपसी विचार विमर्श के बाद इसको सुलझा लिया जाता है। ये लोकतंत्र के पक्ष के बारे में है कि मतलब कि लोकतंत्र को क्यों अच्छा माना जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र जो है ये नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता होती है और यहाँ सबसे अमीर और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो कि अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। तो मतलब कि यहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार इस तरह से प्राप्त है क्योंकि यहाँ पे जो वोट का मूल्य होता है ये पढ़े लिखे हों चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके वोट का एक ही मूल्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी नागरिकों का सम्मान होता है। आगे फिर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये दूसरों से ठीक क्यों है? क्योंकि इसमें अपनी गलती को ठीक करने का अवसर मिलता है। और ये अवसर किस तरह से मिलता है? मतलब कि कोई अगर एक शासक है, अगर उसने उसकी शासन प्रणाली जो अच्छी नहीं है, तो जो जनता होती है वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उसको बदल देती है। तो इस तरह से जो फैसले होते हैं ये हमेशा लोकतंत्र में अच्छे ही आते हैं। और फिर लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ दिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे समय में लोकतंत्र का जो सबसे आम स्वरूप है इसमें लोक प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र है। मतलब कि जो जनता होती है प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो जो अभी वर्तमान में प्रचलन है लोकतंत्र का, तो इसमें प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस चैप्टर में बस इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो इसको हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। अब इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।